नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टी थ्री लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज से स्टार्ट होने वाली है एक नई क्लास, जिस क्लास के जरिए दोस्तों आपके एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएंगी। ऑल टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी दोस्तों इस क्लास के जरिए करवाई जाएंगे, चाहे वो आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या आपका यच टेट हो। तो जहाँ पे भी दोस्तों आपसे एबीएस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उस परीक्षा के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास है। और इस मेरे द्वारा एक प्रैक्टिस सेट दोस्तों आप सभी के लिए लाया गया है, और इस प्रैक्टिस सेट के जरिए दोस्तों आपके सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसमें प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न के अलावा दोस्तों जो इस प्रश्न से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी मैं आप सभी से यहाँ पे साझा करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपका जो प्रश्न है, अगर इससे रिलेटेड कहीं प्रश्न पूछे, कोई भी प्रश्न पूछे, तो दोस्तों आप उस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कह रहा है कि किस राज्य में झूम कृषि की प्रथा सामान्य है? उड़ीसा, मिजोरम, बिहार या उत्तराखंड। तो किस राज्य में जो झूम की कृषि है की प्रथा जो है वो सामान्य है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? मिजोरम होगा। ठीक है, अब इस प्रश्न का राइट जवाब तो दोस्तों मिजोरम हो गया। अब झूम की कृषि की जो होती है दोस्तों, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, और उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहा गया है कि झूम की जो कृषि होती है उसे स्थानांतरित कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि जो झूम की कृषि होती है उसे स्थानांतरित कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अब इस स्थानांतरित जो कृषि है उसके बारे में आप जान लीजिए कि यह एक प्रकार की निर्वाह खेती है जिसमें किसान अस्थायी रूप से भूमि के एक भूखंड पर खेती करता है, और जब वह मिट्टी के क्षय के कारण भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी पाता है तो वे दूसरे भूखंड पर चले जाते हैं। दोस्तों स्थानांतरित कृषि इसलिए कहा गया है क्योंकि जब किसान इस एक क्षेत्र होता है कृषि खेती का, जब किसान काफी दिनों तक उसमें कृषि करने के बाद जब उसकी जो मिट्टी है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है, तो किसान उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे कृषि करने के लिए चला जाता है। इसलिए उसे स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसी कृषि कहाँ पे होती है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, कहा गया है कि यह बड़े पैमाने पर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि जो है कहाँ पे होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में समान रूप से की जाती है, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल है। दोस्तों अगर कहीं पे आपको ऑप्शन दे देता है कि इसमें कहाँ पे झूम की खेती जो है की जाती है, तो अगर असम भी आ गया तब भी राइट, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड इसमें से कुछ भी आ गया तो उसका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि खेती के इस तरीके को झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। जो स्थानांतरित कृषि है दोस्तों, उसको झूम खेती भी कहा जा सकता है या झूम खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इसे स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसे क्या कहते हैं? स्लैश एवं एंड बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा कहते हैं दोस्तों कि स्लैश एवं बर्न कृषि क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी खरपतवार उगे होते हैं उनको काट के बाहर नहीं फेंका जाता, बल्कि उसी खेत के क्षेत्र में उसको जला दिया जाता है, और उसकी जो राख होती है उसको वहीं इर्द गिर्द खेत में छिड़क दिया जाता है, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो भी बढ़ जाती है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसे फायर फैलो कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों कहीं पे फायर फैलो कृषि दे दिया गया स्थानांतरित कृषि के नाम से या झूम खेती के नाम से, तो आप दोस्तों समझ जाइएगा कि उसे फायर फैलो कृषि के नाम से भी जाना जाता है। वन भूमि को साफ किया जाता है और राख को मिट्टी में मिलाया जाता है। दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा ना कि इसको क्या कहते हैं? फायर फैलो कृषि के नाम से आता है, क्योंकि जो उस क्षेत्र में घास या खरपतवार उगे होते हैं उसको काट कर फेंका नहीं जाता, बल्कि उसी क्षेत्र में जला दिया जाता है और उसकी राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। ठीक है, खेती के धब्बे क्षेत्र आमतौर पर छोटे होते हैं। दोस्तों कैसे होते हैं? छोटे होते हैं आमतौर पर। फसल व्यवसाय की छोटी अवधि लंबी प्रति अवधि के साथ वैकल्पिक है। किसान अस्थायी रूप से जमीन के एक भूखंड पर खेती करता है। अस्थायी रूप से कहने का मतलब है कि अस्थायी रूप से कृषि नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ समय के बाद इस खेत का या इस क्षेत्र का जो उर्वरा शक्ति है वो समाप्त हो जाती है, और
किसान को उस क्षेत्र को छोड़ के कहीं और पे जाके कृषि करना पड़ता है, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है, या इसे अस्थायी रूप से, ठीक है, अस्थायी कृषि भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह कारण क्या होता है, क्यों किसान जो एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है? जब मिट्टी के क्षय के कारण भूमि को कृषि के लिए बंजर पाते हैं तो वे दूसरे भूखंड पर चले जाते हैं। बहुत सही दोस्तों, ये जो स्थानांतरित कृषि इसीलिए पड़ी है क्योंकि जब किसान जो होता है एक भूखंड के एक क्षेत्र को जब कृषि योग्य नहीं पाता है, अर्थात उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो समाप्त हो जाती है, तो उस क्षेत्र को छोड़ के किसी अन्य स्थान पर चला जाता है। दोस्तों आप इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका आसानी से अब आप जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है जिसके नाबार्ड के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1986 को, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1978 को, 12 जुलाई 1992 की। तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों कब होती है, आप इसके बारे में जान लीजिए कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो होती है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। और इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आपके अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम दोस्तों नहीं हो जाता है, ठीक है। मेरे साथ जुड़िए और तैयारी दोस्तों बेहतरीन तरीके से करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी है नाबार्ड से, उसको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि दोस्तों कि नाबार्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। कहा गया है कि कभी कभी पूछ लेता है कि नाबार्ड जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थापना 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और अध्यक्ष कौन है? गोविंदा रुजुलू रुजुलू चिंताला। कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला इसके अध्यक्ष हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कृषि विकास करना और ग्रामीण विकास में सहयोग करना, ठीक है। यह तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या दोस्तों नेक्स्ट है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी? अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, ए.के. बनर्जी या सुंदर लाल बहुगुणा। तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन जो हुआ दोस्तों, जिसमें वृक्षों से चिपक के वृक्षों की रक्षा की गई थी, वो उस आंदोलन को किसके किसके मजबूती मिली थी दोस्तों? किसके नेतृत्व में उसको मजबूती मिली थी? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में इस आंदोलन को बड़ी मजबूती मिली थी। अब इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, जिसको आप जान लेंगे तो कभी भी ये प्रश्न भूलेगा नहीं। चलिए यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, आप देखिए पूरी जानकारी दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। ये अब यहाँ पे दिया गया है कि चिपको आंदोलन क्या था। यह मुख्य रूप से वन संरक्षण आंदोलन है दोस्तों। चिपको आंदोलन का पूछ लेता है किस प्रकार का आंदोलन है, तो एक प्रकार का वन संरक्षण आंदोलन था। यह 1970 में पेड़ों की रक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कभी पूछ लेता चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी और पेड़ों की रक्षा के उद्देश्य से इस आंदोलन को शुरू किया गया था। अब आगे है, सुंदर लाल बहुगुणा गढ़वाली के एक प्रमुख पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के सदस्य थे। तो चिपको आंदोलन के जो प्रमुख सदस्य दोस्तों कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा, और इन्हीं के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती भी मिली थी। अब चिपको आंदोलन का जो विचार था वो कहाँ से आया था, इसको भी जान लीजिए कि चिपको आंदोलन का जो विचार था उनकी पत्नी और उन्होंने कार्रवाई की थी दोस्तों। चिपको आंदोलन का जो विचार था उनकी पत्नी का था कि वृक्षों से चिपक के वृक्षों की रक्षा की जाए, लेकिन उसके लिए कार्रवाई किसने किया था? उसके लिए जो सुंदरलाल बहुगुणा थे दोस्तों, वो इसके लिए प्रमुख भूमिका निभाई थी। आगे क्या है कि वह हिमालय में वनों की सुरक्षा के लिए वर्षों से लड़ रहे थे। देखिए पहले से इनका काम चल रहा था कि जो हिमालय क्षेत्र में जो वृक्षों की कटाई हो जा रही है या वृक्ष काटे जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ है, उनकी रक्षा करने के लिए पहले से वो लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन पहली बार
1970 के दशक में चिपको आंदोलन के नेता के रूप में, और फिर 1970 में उन्होंने एक नेता के रूप में भूमिका निभाई जो कि चिपको आंदोलन के से संबंधित थे। और फिर 1980 में के दशक से लेकर 2004 तक के शुरुआती दिनों तक एंटी टिहरी बांध अभियान का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों जो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों आपको पता चल गया है कि चिपको आंदोलन के लिए जो प्रमुख भूमिका निभाई थी वो सुंदरलाल बहुगुणा निभाई थी, और ये विचार जो था उनकी पत्नी का था, और इन्होंने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और दोस्तों चिपको आंदोलन को लेके। अब यहाँ पे दिया गया कि चिपको आंदोलन को 1987 में भारत के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ उपयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चिपको आंदोलन को दोस्तों 1987 में लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसे लाइवलीहुड का अवार्ड भी दिया गया था किसको? चिपको आंदोलन। और इसके प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। अब चिपको प्रकार के आंदोलनों की तारीख 1930 ईस्वी है, ठीक है, जब 363 बिश्नोइयों ने राजस्थान के प्रसन्न खमकर के खेत में खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आगे हैं। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? जूल है, डेसिबल है, न्यूटन है, या नैनो इकाई? तो ध्वनि प्रदूषण मापने की जो इकाई होती है दोस्तों वो इकाई कौन सी होती है? डेसिबल होती है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए दोस्तों इससे महत्वपूर्ण जो अपडेट है इस प्रश्न से उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी है ध्वनि प्रदूषण को लेकर। तो ध्वनि प्रदूषण वह अप्रिय ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? अप्रिय ध्वनि है जो कानों में बेचैनी पैदा कर देती है और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देती है। ऐसी ध्वनि जो हमारे लिए अप्रिय हो, या सुनने में अप्रिय लग रही हो, या उससे बेचैनी होने लगे, या घबराहट होने लगे, या स्वास्थ्य के लिए जो गंभीर समस्या पैदा कर दे दोस्तों, क्या होती है? ध्वनि प्रदूषण होती है। यह उपनगरीय क्षेत्रों के तुलना में महानगरीय शहरों में अधिक प्रचलित है। जहाँ पे दोस्तों महानगरीय शहर होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोरगुल होता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके कारण ही दोस्तों आप देखे होंगे कि बड़े बड़े शहरों में सड़क के किनारे वृक्ष लगाए जाते हैं, ठीक है, और उन्हीं वृक्षों के कारण दोस्तों इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो ध्वनि प्रदूषण है वो थोड़ा कम हो सके, ठीक है। और शहरी क्षेत्रों में जो यातायात है वो मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है, ठीक है। इतने ज़्यादा साधन चल रहे हैं दोस्तों यातायात के लिए, वही सभी क्या होते हैं? ध्वनि प्रदूषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। और ध्वनि प्रदूषण मापने की जो इकाई दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि क्या होती है? डेसिबल होती है। ध्वनि प्रदूषण मापने की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। अब दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। कहा गया है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? जनवरी से मार्च तक, अप्रैल से जून तक, जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक। तो बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने का जो प्रमुख समय या आरंभ करने वाला समय माना गया है उस समय दोस्तों अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का मंथ सबसे उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। अब दोस्तों क्यों अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ही मधुमक्खी का पालन किया जाता है? कारण दोस्तों ये है कि इसी समय जो मधुमक्खियां होती हैं वो अंडे देने का काम करती हैं, इसलिए यही समय जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं वे भी आप देख लीजिए दोस्तों, ताकि ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछे मधुमक्खियों से रिलेटेड तो प्रश्न आप छोड़ के ना आए, ठीक है। चलिए यहाँ पे है अब महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों मधुमक्खी से लेके। कहा गया है कि मधुमक्खियों के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट है। मधुमक्खी फूलों की ओर आकर्षित होते हैं। जो फूल होते हैं दोस्तों मधुमक्खियों को अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मधुमक्खियां एक छत्ते में रहती हैं जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किसी भी मधुमक्खी कॉलोनी के घोंसले का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि मधुमक्खियां जो होती हैं वो एक कॉलोनी में रहती हैं, एक विशेष घोंसले में, या कह सकते हैं कि छत्ते का इस्तेमाल करके वो एक छत्ते में रहती हैं, ठीक है।
और मधुमक्खी, देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया यहाँ पे दोस्तों कि मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं और मधुमक्खी पालन करने का समय जो है दोस्तों यही सबसे उपयुक्त समय भी माना जाता है। मधुमक्खियों के चीनी की चाशनी खाना पसंद है दोस्तों। चीनी की चाशनी खाते हैं तभी जो वो मधुमक्खी रस होता है दोस्तों, मधु, वो बहुत ही मीठा होता है। ठीक है, प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियां आती हैं दोस्तों। आपका छत्ता देखे होंगे मधुमक्खी का, उसमें सिर्फ 3 प्रकार की ही मधुमक्खियां शामिल होती हैं। एक रानी मधुमक्खी होती है और रानी मधुमक्खी क्वालिटी आप जान लीजिए कि प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मक्खी होती है और अंडे देने का काम भी उसी रानी मधुमक्खी का ही होता है। चलिए आगे और देखते हैं। कहा गया है कि और इस छत्ते में नर मक्खी भी होते हैं, नर मधुमक्खी होते हैं। छत्ते में कुछ ही नर मक्खी होते हैं। नर मधुमक्खियों के श्रमिक के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। ठीक है, इनकी कोई भी विशेष भूमिका नहीं होती, सिर्फ ये बने रहते हैं, उसमें इनका कोई भी काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो कार्यकर्ता मधुमक्खियों का होता है। जो छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां जो होती है कैसी होती हैं, श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं और ये मधुमक्खियां क्या करते हैं, दिन भर काम करती हैं और छत्ता को बनाने का भी काम इन्हीं का होता है। और मधुमक्खियों के जो बच्चे होते हैं उनकी भी देखभाल यही करती हैं दोस्तों। और जो अमृत की तलाश में फूलों के चारों ओर दोस्तों ये उड़ती रहती हैं। जब इनको रस मिल जाता है कहीं पे या मधु प्राप्त हो जाती है तो नृत्य के द्वारा सबको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, बताने का काम करती हैं कि यहाँ पे मधु मिल गया दोस्तों, यहाँ पे रस मिल गया है छत्ते के लिए। अब आगे है, यहाँ पे कहा गया है कि जब एक मधुमक्खी को अमृत के साथ फूल मिलते हैं तो वह एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है जिससे अन्य मधुमक्खियों जान सके कि अमृत कहाँ पे। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब मधुमक्खियां जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं जब वो रस की तलाश में निकलते हैं और उनको कहीं पे भी अमृत मिल जाता है दोस्तों फूलों के साथ, तो एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं और जिससे उस सभी मधुमक्खियों को बताना चाहती है कि यहाँ पे रस मिल गया है। ठीक है, मधुमक्खियां जो मधुमक्खी होती हैं लीची, काफी और कोको फूलों जैसे फूलों के परागण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो परागण होता है दोस्तों उसके फूलने के या जो प्रक्रिया होती है फूलों के परागण की, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है, मधुमक्खियों का होता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न नेक्स्ट दिया गया है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन होता है। पृथ्वी जो है दोस्तों उसका अपमार्जक कौन होता है, जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु पक्षी। तो पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहा जाता है, पृथ्वी का अपमार्जक, कहने सड़े गले जीव पदार्थों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपमार्जक कहा जाता है दोस्तों। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन होता है, जीवाणु तथा कवक जो होते हैं ये पृथ्वी का अपमार्जक कहे जाते हैं। तो अब अपमार्जक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों यहाँ पे उसको जान लीजिएगा कि रसायन विज्ञान में अपमार्जक का अर्थ होता है कि वह मुख्यतः गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अपमार्जक जो होता है मुख्य रूप से गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपमार्जक जहां भी इस्तेमाल किया जाता है वह उस जगह को साफ कर देता है। उसी प्रकार पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु और कवकों को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों होते हैं जीवाणु या कवक जो होते हैं वो गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहा जाता है, जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। कवकों और जीवाणुओं का इस्तेमाल होने वाली जगह पर पड़े मृत जंतुओं को यह खाकर उस जगह को साफ कर देता है। दोस्तों आप खुद देखे होंगे कहीं पे कोई जानवर या मर रहा था जीव जंतु, तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वह जगह दोस्तों पूरी तरीके से साफ हो जाती है। मतलब कहने मतलब होता है वहाँ पे जो जीव मरा होता है वो भी गायब हो जाता है और वहाँ पे जो घास फूस होती है दोस्तों वो भी गायब हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे कहा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 7 से 7.3 मात्रा का एक भूकंप निम्नलिखित रूप से परिभाषित होता है, विनाशकारी, विध्वंसक, अनर्थकारी, भयंकर। दोस्तों रिएक्टर स्केल में 7 से लेकर 7.3 का मात्रा का एक भूकंप जो होता है निम्नलिखित किसे परिभाषित करता है, विनाशकारी। दोस्तों किसको, विनाशकारी या विनाशकारी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं भूकंप पे जो रिएक्टर पैमाना होता है दोस्तों उसके महत्व के बारे में या उससे महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसके बारे में
देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट दिया गया इसके बारे में कि रिएक्टर पैमाने पर 7 से 7.3 की तीव्रता वाले भूकंप को आमतौर पर विनाशकारी भूकंप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह इमारतों, बुनियादी ढांचों और अन्य संरचनाओं को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं और इससे चोटें और मौतें भी हो सकती हैं। कहने का मतलब है कि जब भूकंप रिएक्टर जो पैमाना होता है इसका प्रयोग जो होता है भूकंप मापने के लिए किया जाता है, और दोस्तों अगर उसमें पाठ्यांक में या उसका जो पारा दोस्तों बताता है कि 7 से लेकर 7.3 तक, तो इसका मतलब है कि विनाशकारी भूकंप होता है। इससे दोस्तों जो इमारतें होती हैं या बुनियादी ढांचे होते हैं गंभीर रूप से सबको नुकसान पहुंचाता है। इससे दोस्तों चोटें, क्योंकि जब बिल्डिंग हिलती है उससे कुछ विध्वंस होता है दोस्तों, तो उससे आदमी या पूर्ण रूप से दोस्तों घायल भी हो सकते हैं, ठीक है। रिएक्टर स्केल एक लघुगणकीय पैमाना है जो कि भूकंप की तीव्रता या भूकंप की तरंगों के आयाम के आधार पर मापता है। तो कह सकते हैं कि रिएक्टर स्केल जो होता है क्या करता है, भूकंप को नापने का एक क्या होता है, पैमाना या एक स्केल होता है। रिएक्टर पैमाने पर प्रत्येक पूर्णांक वृद्धि भूकंप के परिमाण में 10 गुना वृद्धि और जारी ऊर्जा में 30 गुना वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। रिएक्टर पैमाने पर प्रत्येक पूर्णांक वृद्धि, अगर थोड़ा सा भी पूर्णांक में वृद्धि हो रही है इसका मतलब भूकंप परिणाम में 10 गुना की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है भूकंप के बारे में, इसलिए 7 की तीव्रता वाला भूकंप 6 की तीव्रता वाले भूकंप की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। दोस्तों अगर रिएक्टर पैमाने पे 6 दिखा रहा है तो इसका मतलब, और 6 से दोस्तों जैसे 7 बढ़ता है इसका मतलब 10 गुना जो है उसकी वो शक्तिशाली हो जाएगा और उसकी स्पीड जो है उतनी ज़्यादा भयंकर हो जाएगी। और 7.3 की तीव्रता वाला भूकंप 7 की तीव्रता वाले भूकंप से लगभग 2 गुना शक्तिशाली होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि एक वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। एक वयस्क जो मानव होता है उसमें हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है। 208, 206 या 350 या 260। तो एक वयस्क मानव में हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 206 हड्डियां इसमें पाई जाती हैं। अब उन हड्डियों के बारे में कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण हड्डियां हैं, इसके बारे में आप यहाँ पे जान लीजिए। सबसे पहला है कि मानव कंकाल जो होता है 206 हड्डियों से मिलके बना होता है। कितनी हड्डियां, 206, जिसमें कुछ प्रमुख हड्डियां शामिल हैं। इसको आप जान लीजिए कि फीमर, कभी कभी पूछ लेता है कि फीमर हड्डी होती है वो कहाँ पे पाई जाती है। जांग की जो हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं, फीमर कहा जाता है। और जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कौन सी होती है, स्टेपस होती है, जो कि कान में पाई जाती है। कान की जो हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं, स्टेपस कहते हैं, सबसे छोटी हड्डी होती है। और खोपड़ी, खोपड़ी जबड़े की हड्डी सहित, जबड़े की हड्डी सहित जो होते हैं सभी क्या होती हैं, वो खोपड़ी की हड्डियां होती हैं। रीढ़ में कौन सी हड्डी पाई जाती है, ग्रीवा, वक्ष, काठ, कशेरुका और त्रिकास्ती और टेलबोन, ये सभी क्या होती हैं, रीढ़ की हड्डियां होती हैं। और छाती में कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, पसलियों और स्तन, जिसे क्या बोलते हैं, उरोस्ती कहा जाता है। उरोस्ती कभी कभी पूछ लेता है कि उरोस्ती जो हड्डियां होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो छाती में उरोस्ती हड्डियां पाई जाती हैं, उरोस्ती हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। और हथियार, ये दोस्तों हथियार, कंधे का ब्लेड, कॉलर बोन, ह्यूमरस, रेडियस और उल्ना जो होता है उसको क्या होते हैं, इसको हथियार के नाम से जाना जाता है, जो कि कंधे का ब्लेड होती है जिसे स्कैपुला कहा जाता है। हाथ, हाथ में कलाई की हड्डियां, मेटाकार्पल और फाल्जेनस जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होती हैं, हाथ की हड्डियां होती हैं। सुरोड़ी, कभी कभी पूछ रहा था, सुरोड़ी जो हड्डियां होती हैं वो कौन सी हड्डियां होती हैं, जो कूल्हे की हड्डियां होती हैं उसे क्या कहते हैं, सुरोड़ी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न से पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ और हड्डियां हैं, इसको भी देख लीजिए। टांग की हड्डियां, जांग की हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर कहा जाता है। और उसके अलावा नोजे पैप या पिंडली की हड्डी और फाइबुला जो होते हैं सभी क्या होती हैं, टांग की हड्डियां होती है। टांग में जो हड्डियां पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं, फीमर होता है, पटेला होता है, टीबिया होता है और फाइबुला होती है, जिसको क्या होती है, टांग की हड्डियां होती हैं। पैर का पंजा, पैर की उंगली, मेटाटार्सल और
फालेजेस। ये दोस्तों अगले प्रश्न में, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय या जनसंख्या। तो कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है दोस्तों? तो मानव पर्यावरण का घटक जो है भूमि ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सभी क्या है? मानव पर्यावरण के घटक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों भूमि के बारे में जानकारी लेते हैं कि भूमि होती क्या है। कि भूमि को मानव पर्यावरण का हिस्सा नहीं माना जाता है, ठीक है। यह पृथ्वी के सतह का ठोस भाग होता है। सामाजिक स्थिति मानव पर्यावरण है। बाहरी कारकों के साथ जो किसी व्यक्ति को शारीरिक और स्वाभाविक रूप से प्रभावित करते हैं वो क्या होते हैं? सामाजिक स्थिति होती है, जो कि मानव पर्यावरण का एक भाग होती है। धर्म और समुदाय का व्यक्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे कहा गया है कि जो एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? सिरका, टमाटर, मिट्टी का तेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सिरका होता है, एसिटिक अम्ल होता है, उसकी गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की गंध जो होती है वो सिरके के समान होती है दोस्तों। और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, इस प्रश्न से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी उसको भी आप जान लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, कहा गया है कि एसिटिक अम्ल, अब सिरके का जो गंध होता है दोस्तों वो एसिटिक अम्ल के समान होती है। तो एसिटिक अम्ल होता क्या? यह मुख्य रूप से सिरका जैसा दिखता है। एसिटिक अम्ल एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है? रंग नहीं होता दोस्तों, ये रंगहीन तरल पदार्थ होता है। और इसका स्वाद कैसा होता है? यह तीखी तीक्ष्ण गंध वाला, और स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल की सांद्रता 4 से 8% तक हो सकती है। इसमें उच्च सांद्रता के परिणाम स्वरूप तीक्ष्ण गंध आती है। इसकी सांद्रता दोस्तों उच्च होने के कारण ही, इसकी सांद्रता जो है वो उच्च होने के कारण ही इसका जो गंध होता है कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। और एसिटिक अम्ल की वाष्पशील प्रकृति के कारण गंध तीक्ष्ण होते हैं। देखिए तो कभी पूछ लेता है कि जो एसिटिक अम्ल होता है उसकी गंध जो तीक्ष्ण क्यों होती है? वाष्पशील जो इसमें प्रकृति होती है, इसी कारण इसकी गंध क्या होती है? तीक्ष्ण गंध होती है।